अभी पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट कौन सा देखे आपने? इंग्लिश। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका सीडीपी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, और अब सुनने में आ रहा है कि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव होगा, पैटर्न में थोड़ा सा, है ना। तो वो 100 जो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जो होंगे 150 की जगह 100 होने वाले हैं। तो वेटेज अभी भी उतना ही रहेगा, है ना, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, लेकिन सिलेबस में भी वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है बदलाव हो, लेकिन पूरे चांसेस है वही रहे। तो फिलहाल जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हमारा पैटर्न कैसे रहेगा, जैसे ही एग्जाम के सिलेबस आएंगे उसके हिसाब से हम अपने आप को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखते हैं कि आपका यूनिट कैसा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस देखे है ना, आज मिल भी जाएगा आप लोग को, आज एक प्रिंट करवा के दिलवा देंगे सिलेबस जो प्रीवियस वाला है, उसके हिसाब से आप देखना कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को एक बार डिकोड करते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल सिलेबस है आपका उसको हम दिखाएंगे, फिर कैसे आपको तैयारी करनी है वो समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या आप ध्यान रखना है कि देखो आपके सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन नहीं कि कैसे पढ़ना है, टॉपिक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर इसको छोड़ना है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को आपके 4 यूनिट में डिवाइड करते हैं। कितने यूनिट में डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट में। तो यूनिट 1 में देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक जो होगा आपके यूनिट 1 का वो होगा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या है, उसमें हम क्या देखेंगे, साइकोलॉजी देखेंगे। अब देखो, साइकोलॉजी के बाद जब हम इसमें साइकोलॉजी देखेंगे तो इसका कोई ना कोई एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे ये चल रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ना कई सारे संप्रदाय, स्कूल स्टैब्लिश हुए थे, है ना। संप्रदाय क्या बोला जाता है, इन्हें संप्रदाय बोला जाता है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोला जाता है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो देखो, जैसे इस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग क्या क्या संप्रदाय देखेंगे, तो अभी बस थोड़ा बहुत नाम बता रहा हूं ना मैं, ताकि आप बाद में रिलेट कर पाए। जैसे एक होगा क्या, संरचनावाद, स्ट्रक्चरिज्म। फिर एक आएगा कौन सा, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। एक गेस्टाल्ट, आपने नाम सुना होगा, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टिज्म। फिर व्यवहारवाद। फिर मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिसिस। तो ऐसे कई सारे क्या होंगे, ब्रांच आएंगे, इसके कई सारे शाखाएं देखेंगे मनोविज्ञान में, और ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो मनोविश्लेषणवाद, शुरू से लेकर आखिरी तक यही नाम आपके सामने आएगा, है ना। कौन लेकर आते हैं अला, संप्रदाय, सिगमंड फ्राइड का होता है, साइकोएनालिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही आपने मनोविज्ञान को समझ लिया, इतिहास समझ में आ गया, इतिहास के बाद आपने समझ लिया कि संप्रदाय में क्या है, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके कई सारे ब्रांच बनेंगे, एक ब्रांच और ये दूसरा ब्रांच। तो जो पहला ब्रांच हम देखेंगे वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखो क्या होगा कि शिक्षा में मनोविज्ञान का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है वो देखते हैं। ओवरऑल आप ये बताओ कि मनोविज्ञान में क्या होता है, क्या होता होगा मनोविज्ञान में। हाँ, ये पढ़ते थे ना, मनोविज्ञान को पहले आत्मा का अध्ययन माना जाता था, फिर मन का अध्ययन माना जाता था, फिर चेतना का अध्ययन माना गया है, और अब क्या माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन। क्या माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन। तो अल्टीमेटली हम मनोविज्ञान में क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का, स्टडी ऑफ बिहेवियर।
ठीक है। लास्ट उसका एम जो है, अब करेंटली जो एम अगर पूछा जाए कि क्या करते हैं साइकोलॉजी में, तो आप याद रखिएगा स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये लास्ट पॉइंट याद रखो। अब आपने देखा होगा जब हमसे स्कूल में क्वेश्चंस बन जाते थे, है ना, अगर टीचर ने दिया है क्वेश्चन बनाने के लिए, हमसे बन जाता था, हम अपना पेन वेन छोड़कर देखने लगते थे बाकी लोग को बना कि नहीं बना, फिर टीचर की तरफ देखते थे कि हमसे पूछे तो हम बताएं करके। लेकिन जब नहीं बना होता था तो सर नीचे रहता था और पेन चलाने की कोशिश होती थी, है ना। तो वही चीज आप क्या कर रहे हो, जो आप बिहेवियर को देख रहे हो बच्चों के, कब, वो जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब। तो ऐसी स्थिति में शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, तो वो क्या होता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान होता है। फिर इसी के बाद क्या हो जाएगा, एक दूसरा ब्रांच आएगा, तो दूसरा ब्रांच क्या है, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मनोविज्ञान का मतलब मैंने क्या बताया, क्या अध्ययन करना है, व्यवहार का अध्ययन करना है। और यहाँ पर क्या लगा है, बालक, मतलब बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है। तो कितने साल तक के बच्चे, 18 साल, क्योंकि उसके ऊपर को हम अडल्ट बोलते हैं, उसके नीचे को नाबालिग जुवेनाइल बोलते हैं। तो इसके नीचे जो भी रहेंगे 18 साल के नीचे, उन बच्चों को क्या बोलते हैं, हम बालक बोलेंगे। तो उनके व्यवहार का अध्ययन करना है। लेकिन व्यवहार में कौन से प्रकार का अध्ययन करना है, व्यवहार में क्या परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहा है। तो व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि हाइट बढ़ रहा है कि नहीं, हेल्थ बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि हाँ शारीरिक, क्योंकि आप उसको चेंज को देख पा रहे हो। मात्रात्मक को आप बता सकते हो ना, माप के हाइट इतना हो गया, वजन इतना हो गया, ये बता सकते हो। लेकिन आप मानसिक विकास को बता सकते हो क्या, सामाजिक विकास को बता सकते हो, नैतिक विकास को बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो वो क्या कहलाता है, बच्चे का गुण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के अंदर होने वाला जो परिवर्तन होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, तो उस व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। तो जहां भी मात्रात्मक और गुणात्मक वर्ड जुड़ता है परिवर्तन में, तो वो परिवर्तन, कैसा परिवर्तन देखना है हमें, जिसमें कौन कौन सा परिवर्तन दिखाई दे, मात्रात्मक और साथ में क्या, गुणात्मक। तो यही चीज को आप क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोला जाता है क्या, विकास, है ना, डेवलपमेंट। इसी कारण जो हमारा टॉपिक होता है वो बाल विकास ना होकर क्या बन जाता है, सॉरी, बाल मनोविज्ञान ना होकर बाल विकास हो जाता है। क्योंकि हम बच्चों में मात्रात्मक और गुणात्मक विकास जो परिवर्तन होता है, उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा, ये क्या बन जाएगा, बाल विकास। तो जब भी विकास अगर शब्द आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, बच्चों के व्यवहार में होने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विकास और वृद्धि क्या होता है, वृद्धि और विकास। भाई हम बाल वृद्धि भी तो लिख सकते थे, बाल विकास ही क्यों लिखे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फिर देखेंगे विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, विकास के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, ये देखेंगे। विकास के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, इसको समझेंगे। फिर विकास की अवस्थाएं, बताओ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से स्टेजेस हैं। हाँ, हाँ, इन्फेंट्स है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोसेंस, एडोलसेंस। तो इससे पहले एक आधा और व्यवस्था अवस्था होती है क्या, भ्रूणा नहीं बोलते उसको, वो प्री नेटल स्टेज हो जाएगा आपका, है ना, गर्भावस्था। ठीक है, तो वो है सिलेबस में, ध्यान रखना। तो आपको 4 अवस्था बोलेगा वो। ठीक है, सिलेबस देखेंगे तो 4 अवस्था की बात करता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो 4 अवस्थाएं होती हैं। फिर जैसे ही हमने अवस्था पढ़े, अवस्था पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर आयाम, विकास के आयाम,
कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? विकास का आयाम, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? डायमेंशंस, है ना। सिलेबस में ये वर्ड को यूज नहीं किया ना डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन ही होता है, या आयाम या क्षेत्र। तो आप ये पढ़ते हो PCSE, है ना, प्लस ML। ये ML में एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो ये P का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक परिवर्तन। इसी में आप देखते हो स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। फिर C कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, इन लोग का नाम आएगा। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो उसमें आप वो पढ़ते हो जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, जेंडर प्रिजुडाइज, ये वाला टॉपिक। फिर ब्रूनर और बंडूरा और एक और पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन, उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, संवेगात्मक विकास, मैकडूगल का कॉन्सेप्ट आएगा। M से क्या हो जाएगा? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। और L से हो जाएगा क्या? भाषा विकास, है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर इसके बाद इस टॉपिक में अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो होगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये पूरा टॉपिक है और यही सिलेबस का आपका 40% का एरिया कवर करेगा। अभी लग बस रहा है कि एक पेज में आ गया है करके, लेकिन इसमें क्या है, काफी सारा पढ़ना है। जैसे इसको तो अभी डिटेलिंग किया ही नहीं है ना, किसका किसका नाम आएगा, इसको डिटेलिंग नहीं किए हैं, यहाँ किसका किसका नाम आएगा। तो ये पहला यूनिट है आपका, लिखना भी है ना, नोट करिए। हाँ, पूरा यूनिट 1 का हिस्सा है, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया यूनिट 1। और अगर मान लो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके 2.5 यूनिट को कवर कर देता है। इतना ही डेटा जो है आपके 2.5 यूनिट को कवर कर देगा। और यूनिट 1 मतलब अगर मान लो वर्ग 3 की तैयारी 2 की तैयारी कर रहे हो तो 1 यूनिट का हिस्सा आपका कवर होगा। नोट करिएगा यूनिट 1 बना के। आपको याद होना चाहिए ना आपका सिलेबस, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको आपका सिलेबस जो है फिंगर टिप में होना चाहिए कि आपको पूछा जाए हाँ इसके बाद ये पढ़ना है, तो ये पूरा ध्यान में होना चाहिए। नहीं नहीं, सब ऐसा नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही रहेगा। सब्जेक्ट में आगे पीछे कुछ परिवर्तन, हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा, सब्जेक्ट बांट देगा वो, है ना। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है, अगर साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड करके देगा। क्यों? हाँ, हाँ वैसे ही देगा वो। हाँ, वैसा कर सकता है वो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि वो सब्जेक्टिव कर दे। सब्जेक्टिव करेगा मतलब क्या हो जाएगा आपका, अब अगर साइंस वाले से हैं तो साइंस और मैथ्स बनाना पड़ेगा, आर्ट्स वाले हैं तो SST बनाना पड़ेगा। पिछले बार जो लिया था जनरल वो ज़्यादा सही था। तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, ये भी है, ठीक है। सब पढ़ना है, हाँ। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप 100% देखेंगे पेपर में है करके। जैसे मूल्यांकन का टॉपिक नहीं है वर्ग 3 में, उसमें आप नहीं देखते ना मूल्यांकन, मतलब अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। बुद्धि टॉपिक नहीं है सिलेबस में, लेकिन बुद्धि से क्वेश्चन पूछता है ना, है ना। तो कभी कभी वाला भी तैयार रखना है, और जो नहीं है आपके सिलेबस में तो देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा है, वो सब कुछ तैयार करना है। जैसे एक टॉपिक यहाँ पर लिखा ही नहीं है समायोजन, लेकिन लास्ट टाइम शिक्षक भर्ती में एक क्वेश्चन आ गया है, उस एक क्वेश्चन के लिए उस टॉपिक को रेडी करना पड़ेगा।
क्योंकि पेपर सेट करने वाला ये भी तो देखे ना पिछले बार कैसे क्वेश्चन आया था। जैसे हम लोग तैयारी करने से पहले पेपर देखते हैं कि कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया, तो पेपर बनाने वाला भी यही देखता है कौन सा पैटर्न में था पहले करके, कौन कौन सा टॉपिक था, तो वो उठाने वाला भी वैसे ही उठाएगा। पेपर का पैटर्न भी बदल हाँ, पेपर का पैटर्न, कथन, कारण और बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस वो भी देखते हैं। जैसे ऐसे देखो, जैसे ये टॉपिक अपना कवर होगा ना, ये वाला टॉपिक, तो इनका एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर जैसे इस वाले टॉपिक में पहुंचेंगे तो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका अलग से एमसीक्यू, इसका अलग से एमसीक्यू, इसका अलग से, इतने में लगभग 200-250 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन इसमें हैं, लगभग 20 क्वेश्चन इसमें हैं, 50 क्वेश्चन इसमें हैं, 120 हो जाएगा। यहाँ लगभग 70 के आसपास है, 190, यहाँ पर 20 के आसपास है, 200-250 क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस। वो यहाँ तक दिखे? ठीक, देखो अब यूनिट 2, यूनिट 2 यूनिट 2 में देखिएगा पहला टॉपिक आप बुद्धि। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर दे ना, स्टार बना दे रहा हूँ, ये वर्ग 3 में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वर्ग 3 में मेंशन नहीं है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। फिर अगला टॉपिक देखते हैं क्या, चिंतन, थिंकिंग। फिर अगला टॉपिक आएगा कौन सा, चिंतन के बाद सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। फिर उसके बाद है व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर एक टॉपिक देखेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी। तो ये एक छोटा टॉपिक है, सिलेबस डील कर रहे हैं ना अभी, बस फर्स्ट क्लास है, सीडीपी का फर्स्ट क्लास है, और उसमें हम लोग केवल सिलेबस डील कर रहे हैं। फिर उसके बाद सिलेबस देखेंगे कैसे है, फिर उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी से ही। तो सेकेंड यूनिट थोड़ा छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये दो तीनों टॉपिक जो है लगभग 4 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, और 5वें दिन में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, मतलब 5 घंटे का ये टॉपिक है। यहाँ पर देखते हैं तो 4 घंटे इसमें लग सकते हैं, 3 से 4 घंटे इसमें लगते हैं, मतलब 4 4 8, और ये 5 घंटा अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपके कितने हो जाएंगे, लगभग 13-14 घंटे में ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। घंटे में बोल रहा हूँ, नहीं बताऊंगा, अगला टॉपिक आएगा। तो इसमें आप यूनिट को लिखो, लिख लिए, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ना आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है सब कुछ। तो आप एक बार जब समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। हो गया लिख के? आगे देखिएगा, अब यूनिट 3 में कुछ कुछ चीजें जो हैं वो थोड़े लेंदी वाले हैं। पहला टॉपिक तो आसान है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन। सेकंड जो है वो है अधिगम, अधिगम, लर्निंग। और जैसे ही आप लर्निंग पढ़ेंगे तो लर्निंग के बाद आपको क्या पढ़ना है, लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ना है, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद यहां से देखिएगा, बालक समस्या समाधान करता, व वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में,
के रूप में, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ये इनका रहेगा, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। फिर एक टॉपिक होगा कौन सा आपका, मूल्यांकन। अब यहां पर एक ध्यान रखना, ये सब टॉपिक आपके दिए हैं ना, वर्ग 3 में और वर्ग 2 में, दोनों में है। ये टॉपिक जो लिख रहा हूं मैं, ये वर्ग 3 में नहीं है, मूल्यांकन। लेकिन आप देखेंगे क्या, यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इवैल्यूएशन, तो इसमें एक टॉपिक होता है कौन सा आपका, मापन। हालांकि छोटा टॉपिक है, बस डेफिनेशन पढ़ना है। मेजरमेंट, फिर होता है क्या, आकलन, असेसमेंट। फिर पढ़ेंगे मूल्यांकन, और मूल्यांकन का ही एक प्रकार बन चुका है कौन सा आपका, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये एक टॉपिक है ना, बड़ा टॉपिक है, इसी को पढ़ना है मेन। फिर एक टॉपिक आपका कौन सा दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा। एक पूरा यूनिट है ये, एक पूरा का पूरा यूनिट है सिलेबस में, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एक चैप्टर बना के पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, कि एकीकृत कृत एवं एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा में अंतर, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, कि ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर इसका नीड क्यों हुआ, आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता के बाद आप लोग पढ़ोगे कि इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, सिद्धांत क्या, उद्देश्य क्या है, और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, इसका क्या मतलब बेनिफिट्स क्या हुए इसके, ये आने से, ये अपनाने से हम इसमें क्या देखेंगे, क्या अच्छा चीज मिलेगा हमको। तो बेनिफिट्स देखेंगे, तो इतिहास देखेंगे, आवश्यकता क्यों हुआ वो देखेंगे, फिर उसके बाद सिद्धांत क्या है, लाभ क्या है, वो सब पढ़ेंगे। फिर इसी टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे क्या, एक टॉपिक RPWD एक्ट 2016। तो इसमें जो टोटल 21 डिसेबिलिटीज है उनका कैटेगरी देखेंगे, कि फिजिकल में क्या आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है, ब्लड रिलेटेड कौन कौन सा होता है, तो 21 जो है उनको समझेंगे। फिर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन कैसे मिलता है, क्या रेशो है रिजर्वेशन का, कितने % डिसेबिलिटीज होनी चाहिए वो समझेंगे। फिर आप एक टॉपिक पढ़ते हो क्या, एक लिखा हुआ है देखना सिलेबस में, क्षति, अक्षमता एवं अपंगता, अपंगता, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, हैंडीकैप। तो ये एक है क्षति, अक्षमता और अपंगता, तो ये एक टॉपिक है, देखना सिलेबस में दिया हुआ है और यहां से क्वेश्चन आता है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये क्या होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे,
चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड इसी को बोलते हैं CWSN। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा है, चाइल्ड विथ मतलब CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है करके, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ये है यूनिट नंबर 3। ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारा पढ़ना है, हमको जो ज्यादा समय लगेगा वो इसी टॉपिक में लगेगा। हो सकता है कि हम ये तीनों टॉपिक एक ही दिन में कवर कर लें, मतलब ये 3 टॉपिक एक ही दिन में हो जाए, तो ज्यादा नहीं, ये 1 दिन लगे या आधे घंटे लगे, और फिर 2-2.5 दिन इस वाले क्लास में लगेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट होंगे उनको आपको समझना है। जैसे कि एक होगा पिछड़े बालक किसको बोलते हैं, मंदबुद्धि बालक कौन है, समस्यात्मक बालक कौन है, अपराधी बालक कौन है, फिर सृजनात्मक बालक कौन है, प्रतिभा संपन्न बालक कौन है, सभी प्रकार के बच्चों को इसमें देखना है। फिर उनको पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, ये सब देखना है। क्वेश्चंस कैसे आता है वो देखना है। तो ये यूनिट नंबर क्या है आपका 3। इस यूनिट से काफी सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। टेट के एग्जाम में तो अकेला 5 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, इसी वाले टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ जाता है, किससे, समावेशी शिक्षा से। तो ये ध्यान रखना है, नोट करिए। हाँ, टेट में डिवाइडेड है, हाँ इसमें नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। टेट में डिसाइडेड है, डिवाइडेड है, यहाँ से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा करके, लेकिन इसमें डिवाइडेड नहीं है। शिक्षक भर्ती में वो एक भी पूछ सकता है, एक नहीं भी पूछ सकता। वह यहाँ तक नोट किए। फिर लास्ट यूनिट देखिएगा क्या है, यूनिट नंबर 4 में हम पूरे नए चीज को इंक्लूड करेंगे। यूनिट नंबर 4 सबसे पहले RTE। ये ऐसा टॉपिक हो गया है जो पिछले बार 2019 में जब शिक्षक भर्ती हुआ था तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा था, और 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुआ वहां पर भी एक क्वेश्चन आया था। दूसरा है NEP, अभी यही चल रहा है, NEP 2020 पढ़ेंगे, और इसी में 2 टॉपिक हमको इंक्लूड करके पढ़ना है, FLN प्लस निपुण, FLN प्लस निपुण, दोनों को इंक्लूड करके पढ़ना है। फिर उसके बाद थर्ड देखते हैं क्या, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कौन सा, अब 2005 का वेटेज कम हो जाएगा, है ना, 9 नहीं ना, 9 है ही नहीं, तो 2022-23, 2022-23। अब कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। NEP 2020 के बाद, क्योंकि NEP 2020 को बेस बनाकर अब नया NCF आया है जो 22-23 में आया है। फिर उसके बाद एक ऐसा टॉपिक जो लास्ट ईयर के शिक्षक भर्ती में आया था, समायोजन, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। और एक टॉपिक कौन सा, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम। तो इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। ये भी टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि लगता है लेंदी, लेकिन ये 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं क्या, एक तो आपको टीचिंग फॉर्मूला पढ़ना है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र पढ़ने के बाद ही इसमें पढ़ना है शिक्षण विधियां, टीचिंग मैक्सिमा भी बोलते हैं, शिक्षण विधियां। फिर आप पढ़ते हो क्या, पाठ योजना, इकाई योजना, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। फिर इसमें आएगा व्यू रचना, स्ट्रेटजी मेकिंग, कि पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से व्यू रचना का प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक आएगा पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या क्या है।
पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकता है? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या डिफरेंसेस है ये आप देख सकते हैं। फिर ये टॉपिक कंप्लीट करते हुए लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाल अधिकार क्या है, अधिकार, और एक टॉपिक यहां लिख रहा हूं, शिक्षक के कर्तव्य क्या है, या शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व। जैसे इसमें क्या बस लिखे हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या लिखे हैं, तो उसमें हम लोग को पूरा पढ़ना है ना कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता, पाठ्यचर्या की आवश्यकता, फिर उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत का यूज करना है, उपयोगिता क्या होनी चाहिए, क्या क्या समस्या होती है पाठ्यक्रम निर्माण में, वो सब कुछ पढ़ना है। तो वो केवल अभी की पॉइंट बस लिखा हूं मैं। तो ये है यूनिट नंबर 4। ये वाला टॉपिक कहीं नहीं लिखा है, ध्यान रखना। तो जो जो मैंने बोला है, जो जो यूनिट में नहीं है, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। ये वर्ग 3 में नहीं है ना, तो 2 में भी नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के शिक्षक भर्ती में था, इसलिए हमको क्या है, पढ़ना पड़ेगा। हो गया, नोट कर लिए। जैसे यहाँ देखिएगा क्या दिख रहा है सिलेबस में, कि जो पहले शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें कितने मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो ये पूरा देखना है। तो बाल विकास जो पहला चैप्टर है वो पूरा बाल विकास है, बाकी पूरे पूरे क्या है आपके, शिक्षण शास्त्र है। तो यहाँ देखिएगा क्या दिया हुआ है, विकास की अवधारणा तो हमने पूरा पढ़ा। फिर विकास की अवस्थाएं, तो देखो क्या अवस्था दिया है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर एक है उत्तर और प्रारंभिक बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था। तो 4 अवस्था हुआ ये, 1 2 3 और ये 4, 4 अवस्थाओं को लेते हैं। और ये जो लिखा हुआ है आप ध्यान दो, इसको हमने लिखा था आयाम, है ना, PCSE। तो फिजिकल मतलब क्या हो जाएगा आपका, शारीरिक। फिर उसके बाद क्या था, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सोशल, और ये इमोशनल। तो यहाँ क्या लिखा है, संवेगात्मक। फिर विकास को प्रभावित करने वाली बातें या कारक, तो पोषण, प्रकृति, निरंतरता, अनिरंतरता। वो बालक, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जब यहाँ पर पढ़ेंगे, सामाजिक विकास वहां पर आएगा। बच्चों का अध्ययन, ये व्यक्तित्व वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, व्यक्तित्व वाला जब टॉपिक आता है तो वहां पर ये कवर हो जाता है। फिर अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, विकास के पहलू। तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, अवस्था, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्था नामक एक टॉपिक आएगा। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखते हैं, मापन करके एक टॉपिक पढ़ते हैं, मापन। इस मापन में हम लोग क्या देखते हैं, बच्चे में लंबाई कितनी हुई, बच्चे के ऊंचाई या लंबाई कितनी हुई, भार कितना हो रहा है, हड्डी की संख्या कितनी हो रही है, मसल्स डेवलपमेंट कितना हो रहा है, मांसपेशीय विकास, दांतों की संख्या कितनी है, दांतों की संख्या कब कितनी है। तो ये सारा कुछ टॉपिक देखेंगे। तो ये पूरा वही है, देखो, शारीरिक अंगों में के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई वजन में वृद्धि, फिर शारीरिक बनावट में बदलाव। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, उसी टॉपिक में होगा। और ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके होंगे, स्थूल और सूक्ष्म। संवेग विकास यहाँ पर फिर से दिया है, नैतिक विकास दिया हुआ है, ये पढ़ चुके हो। और ये वाला जो टॉपिक है आपका, यहां से यहां तक,
ये आप विकास को प्रभावित करने वाले कारक में ही पढ़ चुके हो। विद्यालय और घर का वातावरण, मित्र साथी समूह और वयस्कों के साथ संबंध, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में। और ये वाला टॉपिक देखेंगे आप तो ये तो पिछले यूनिट में भी दिया हुआ है। यहाँ देखो, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यहाँ भी वही है, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। और ये व्यक्तित्व वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। और ये क्या दिया हुआ है, समाजीकरण। तो जब हम सामाजिक विकास वाला जब टॉपिक पढ़ते हैं तो ये आता है समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति समाज के मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज को समझता है और समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है, वो देखेंगे। इसी में फिर दो सिद्धांत पढ़ते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का और एरिक एरिक्सन का। कि बंडूरा बोलते हैं 4 तरीके से हम सामाजिक अधिगम करते हैं, है ना, ARRM के फॉर्मूले में। और एरिक एरिक्सन अभी बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज्यादा उनका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई एक ह्यूमन को, एक मनुष्य को अपने जीवन में 8 सामाजिक चरणों से गुजरना पड़ता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसी में आएगा। तो ये 2 चैप्टर हो गया वर्ग 3 का ना। तीसरा चैप्टर देखिएगा, सीखना और संज्ञान क्या है। तो अगर ये वाला टॉपिक को आप बस लास्ट में उठा के ले जाएं तो एक तो ये टॉपिक देखा होगा आपने, पहले लिखा है, व्यवहारवादी क्या है, संरचनावादी क्या है। फिर जीन पियाजे का एक जगह नाम लिया था मैंने, जीन पियाजे, और यहाँ पर क्या है आपका, लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ तक का पूरा टॉपिक आप पहले यूनिट में कवर हो सकता है। ये जितना है 2 यूनिट जो हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारा जो पहला यूनिट जो बना हुआ है, इससे आप 2.5 यूनिट कवर कर सकते हो पूरा वर्ग 3 का। तो यहाँ देखते हैं यूनिट 1 इससे कवर हो गया है, यूनिट 2 कवर हो जा रहा है, यूनिट 2, और यूनिट 3 का ये वाला सेक्शन कवर हो जा रहा है यहाँ तक का। स्कैफोल्डिंग पूरा एक कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बच्चों का, मतलब बच्चा एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अनुसंधान करता, ये लिखे एक जगह, तो ये कवर करना है। और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अधिगम वाले टॉपिक्स है। तो ये लिखा है अधिगम, अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा के बाद सीखना, और सीखने को ही आपके विषय में क्या बोला गया है, अधिगम बोला गया। तो ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि बच्चे कौन कौन सी गलती करते हैं, क्या क्या इसमें ध्यान रखना पड़ता है, तो सब इसमें। और लास्ट यूनिट देखो क्या लिखा हुआ है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय क्या है, क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य कैसे करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, शिक्षा क्रम की जरूरत क्या है, शिक्षा क्रम की अवधारणाएं, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम के निर्माण की समस्या, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार। तो शिक्षा क्रम मतलब पाठ्यचर्या ना, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षक की भूमिका, उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। तो ये है यूनिट नंबर 4 सहायक शिक्षक का। शिक्षक वाले सिलेबस में देखेंगे तो वापस से वही 30 नंबर का दिया गया है, 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो उसमें देखो 3 यूनिट दिए गए हैं ना, 1 2 3, 3 यूनिट। तो पहला यूनिट में क्या बताया गया है, विकास की अवधारणा, यहाँ भी है और वहां भी है। सीखने में संबंध, बच्चे के विकास के सिद्धांत, तो विकास के सिद्धांत, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वंशानुक्रम और वातावरण। बुद्धि वाला टॉपिक दिया है तो यहाँ तक पूरा बुद्धि टॉपिक चलेगा। फिर चिंतन, फिर व्यक्तिक भिन्नता पूरा टॉपिक यहाँ तक चलेगा। सीखने वाले के मध्य क्या है, व्यक्तिक भिन्नता, तो ये पूरा यहाँ तक चलेगा। फिर यहाँ से पूरा मूल्यांकन है, पूरा यहाँ तक मूल्यांकन, यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या दिया हुआ है, मूल्यांकन दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक ही यूनिट पे बहुत बड़े सेक्शन को कवर कर रहा है वो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारा कुछ कवर करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ भी वही बोला है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा अलग प्रकार से दिया हुआ है, वंचित और कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक और विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वाले बच्चों का शिक्षण। तो ये ऑलरेडी मैं बोला हूँ कि उसमें सारे प्रकार के बच्चों का नाम मैं बोल रहा था उस समय, सभी प्रकार के बच्चों को वहां पर पढ़ना है। एक लास्ट यूनिट दिया हुआ है क्या, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, व्यूह रचना के बारे में मैंने बात की थी, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो ये एक टॉपिक है, अधिगम से रिलेट करके पढ़ना है और मैंने अलग से भी लिखवाया है।
फिर समस्या, बालक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। तो आपने देखा ये जो टॉपिक है पहले भी में है और सेकंड में भी है। फिर और देखो, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, तो व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक कि मैं थोड़ा लेट सीखता हूँ मान लो, या मैं जल्दी सीख जाता हूँ, तो ये मेरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, संसाधन ज्यादा अच्छे होते हैं तो इस कारण बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक। अगर मैं केवल मैथ्स को बोल के समझाऊं तो जल्दी हो जाएगा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो उससे, नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, तब उसके पढ़ा सकते हैं, तो वो होगा पर्यावरणीय कारक। और कुछ बच्चे हो सकते हैं केवल सुनकर समझ जाए, तो व्यक्तिगत कारक होगा। समझ में आया? तो ये है, तो 3 यूनिट दिए गए हैं किसमें, सहायक शिक्षक में, और 4 यूनिट बताए गए हैं किसमें, सहायक शिक्षक में। दोनों को मिलाकर मैंने 4 यूनिट बनाए हुए हैं, और 4 यूनिट के अच्छे खासे वेटेज बनते हैं। जैसे अगर पहले यूनिट को देखोगे ना, तो ये टेट में लगभग 14 नंबर का तो यही आएगा, 14 नंबर का यही आ जाएगा। देखते हैं, टेट वाला सिलेबस भी है। टेट वाला सिलेबस, टेट में तो यही आया है। तो ये देखिएगा, वर्ग 3 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये है वर्ग 3 का सिलेबस, सहायक शिक्षक पेपर 1 कक्षा 1 से 5। तो उसमें देखो सेम वही है ना, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ डबल लिखा है तो नीचे वाले में भी डबल लिखा हुआ है, उसी को उठा के क्या कर दिया, शिक्षक भर्ती में भी कॉपी है। तो 7 नंबर ये कवर हो रहे हैं, 7 नंबर ये कवर हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो मैं गिना ही नहीं हूँ, ये भी अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए मतलब कितना, 18 नंबर का कवर कर रहा है 30 नंबर में वो, अगर शिक्षक टेट को ध्यान में रखकर अगर सोचें तो ये सेम सिलेबस, सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। फिर वही अगर देखें, हाँ नंबर बांट दिए हैं, सेम सिलेबस है। यहाँ देखिए कक्षा 6 से 8 तक सेम है। अब यहाँ पर देखो 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले टॉपिक से, सेक्शन में भी बड़ा है, बुद्धि भी पढ़ना है, और भी बहुआयामी बुद्धि बोला है डायरेक्ट डायरेक्ट, तो बुद्धि वाला टॉपिक तो यूनिट 2 भी इसमें आ रहा है, और यूनिट 3 के भी कुछ कुछ टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एक फ्लो में पढ़ेंगे तो सब एक बार में कवर हो जाएगा, सब समझ में आते जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ टॉपिक पढ़ाते हैं, चलो ये वाला टॉपिक लिखो, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा किस किस टॉपिक से पढ़े यार, बीच में मतलब कनेक्शन नहीं बनेगा। जैसे पहले वाले यूनिट अपने अच्छे से पढ़ा तो उसका पूरा कनेक्शन हर टॉपिक में आपका बनते जाएगा। फिर समावेशी शिक्षा सेम वही दिया है, कहीं कोई शब्दों का भी कोई मतलब कोई भी लेटर भी चेंज नहीं हुआ, सेम है। फिर क्या है, सीखना और शिक्षा शास्त्र, सेम वही टॉपिक है। तो 10 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 15 नंबर, और यहाँ हो जाता है 15 नंबर, 30 नंबर का पूछा जाता है इसमें। समझ में आया? ठीक है, तो ये है पूरा सिलेबस। अब इसी में क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि 20 नंबर के हिसाब से समय कम पड़ जाएगा। 20 नंबर के हिसाब से अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कम करेगा तो हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक को वो हटाए, या हो सकता है कुछ नया भी लेके आ जाए, कवर कर लेंगे जो भी वो देगा नया, तो बाकी पुराना तो अपना पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा सिलेबस का वो कौन सा रहेगा आपका, मनोविज्ञान। तो क्या होता है मनोविज्ञान, वेरी गुड, क्या करते हैं हम, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो पहले क्या माना जाता था, देखिएगा आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी। यूनिट 1 चालू कर रहे हैं, और यूनिट 1 में भी क्या है, पहला टॉपिक आपका मनोविज्ञान है।
साइकोलॉजी। कौन सा यूनिट है? साइकोलॉजी। तो पहले बस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्या माना जाता था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। फिर माना गया क्या? मन मस्तिष्क का अध्ययन है। फिर चेतना का अध्ययन माना गया और लास्ट में माना गया क्या? व्यवहार। कौन कौन लेके आते हैं बस वो नाम लिख रहा हूं, फिर कल स्टार्ट करेंगे। जैसे इसके बारे में सोल वाला कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था किसने? अरस्तु ने, अरिस्टोटल जिनको हम बोलते हैं। फिर माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो पंपोनोजी। फिर कॉन्सियसनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है विल्हेम वुंड। और बिहेवियर वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। कब हुआ था, क्या हुआ था, ये सब भी देखेंगे। फिर इसी को एक एक करके डिटेलिंग करना है, कहाँ पर किस चीज का अध्ययन किया गया है, कहाँ पर किसको बताया गया है, इन सबको समझेंगे अच्छे से। तो एक बार सिलेबस को वापस से लर्न करिएगा और कोशिश करिए आपको सिलेबस याद रहे, आपको ये पता रहे कि इस टॉपिक के बाद हमको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक कहाँ पर से पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है। तो वो क्या हो जाएगा, आप रिलेट करके पढ़ने लग जाओगे। फिर 50 आवर्स के आसपास लगते ही हैं, उतना लगना ही है, मतलब 2 महीने तो लगेगा ही लगेगा, कंटिन्यू क्लास होती है तो। ठीक है, तो सिलेबस एक बार देखिएगा, एक बार लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता कल मुझसे पूछिएगा, सिलेबस में कुछ चीज़ें अगर छूट गई तो एक बार देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, बात करते रहेंगे उसमें। कल से हम लोग यहीं से पढ़ना चालू करेंगे, यूनिट 1 से। जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से आया, कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, हाँ, फरवरी तक हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, टॉपिक वाइज देखो, टॉपिक वाइज मेरे हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऐसा रहेगा कि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने बोला एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट होगा तो यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसी पे बेस्ड रहेगा पहले यूनिट पे ही। फिर जैसे ही हम दूसरे यूनिट जाएंगे तो हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट भी ऐसा रहेगा कि मैं आपको पहले 10 से 15 मिनट दूंगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से आपको समय अलॉट करूंगा, आप अपने से बनाएंगे, फिर हम लोग बोर्ड में सॉल्व करेंगे उसी को। तो ये पता चल जाएगा अगर मिस्टेक हुआ है आप लोग से तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, करेक्ट हो जाएगा वहीं पर। फिर इस पूरे यूनिट पे एक 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। वैसे यूनिट 3 इंडिविजुअल टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट रहेगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक टेस्ट होगा। वैसे ही इस टॉपिक पे एक टेस्ट, मतलब इंडिविजुअल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक टेस्ट होगा, और पूरा पांचों यूनिट, चारों यूनिट में मिलाकर एक 5वां टेस्ट होगा। ठीक है, तो 5 टेस्ट होंगे फुल लेंथ आपके इसमें, जिसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 ये पूरा रहेगा, उसके हिसाब से पढ़ेंगे।